नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, वो बड़ी खबर जिसका इंतजार सभी को था। बड़ी खबर सामने आ रही है ज्ञान व्यापी मसले को लेकर के। इस समय की बड़ी खबर है, कमिश्नर बदलने की मांग पर अब कल सुनवाई होगी। ज्ञान व्यापी मामले में कमिश्नर बदलने की मांग की जा रही थी, जिस पर अब कल सुनवाई होगी। सर्वे की अगली तारीख कोर्ट कल तय करेगी। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। एक और बड़ी खबर है, राखी सिंह जिनका नाम बार बार सामने आ रहा था, राखी सिंह केस फिलहाल वापस नहीं लेंगी। मंदिर पक्ष की मुख्य वादी हैं राखी सिंह। कमिश्नर बदलने की मांग और राखी सिंह जो कि मुख्य वादी हैं, वो केस वापस नहीं लेंगी। तो सर्वे की अगली तारीख कोर्ट तय करेगा। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। राखी सिंह जो कि प्रमुख वादी थी इस पूरे मामले में, वो केस वापस नहीं लेंगी। जानकारी के लिए अनूप हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं हमारे साथ में राजधानी लखनऊ से। अनूप, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो से? दो मसले, पहला कि कमिश्नर के नाम को लेकर के सुनवाई होनी थी, वो सुनवाई टल गई है कल तक के लिए, और कल ही सर्वे की जो अगली तारीख है वो भी दी जाएगी। साथ में मुख्यवादी राखी सिंह पर वो लगातार चर्चा का विषय 2 दिनों से बनी हुई थी कि वो केस को विड्रॉ कर रही है। फिलहाल उन्होंने ये क्लियर कर दिया है कि वो केस के साथ बनी हुई है। देखिए पूजा, ये दोनों मामले काफी गहमा गहमी में से चल रहे थे। मुस्लिम पक्ष ये चाहता था कि जो कमिश्नर हैं इनसे न्याय नहीं मिलेगा, इस वजह से कमिश्नर बदल दिया जाए तो हो सकता है इस मामले में निष्पक्ष न्याय मिल जाए। मुस्लिम पक्ष चाहता था। इसी को लेकर मुस्लिम जो पक्ष के लोग जो थे उन्होंने एक PIL दाखिल की थी इस बदलने को लेकर, कमिश्नर बदलने को लेकर। आज पूरे दिन सुनवाई चली। हालांकि अब कोर्ट की सुनवाई समाप्त हो गई है। कल अगले दिन यानी कल इस मामले पर फिर सुनवाई होगी। क्या कुछ निर्णय लेगा कोर्ट, फिलहाल कल आने वाला वक्त ही तय करेगा। अब दूसरा मामला जो राखी सिंह का उठा था, राखी सिंह ने कल जिस तरीके से बयान दिया था कि आज के दिन यानी सोमवार को वो अपनी जो याचिका है वो वापस ले लेंगी। हालांकि पूरे मामले में 4 मुकदमे दायर हुए थे। पहला जो मुकदमा जो रंजना अग्निहोत्री लखनऊ की है उन्होंने दायर किया था, वो जो श्रृंगार गौरी की तरफ से, यानी वो अपना खुद को वकील बनाकर खुद अपना जो मुकदमा श्रृंगार गौरी की तरफ से दायर किया था। दूसरा ये राखी सिंह ने मुकदमा डाला था एक अपने अपने आप को भक्त बना करके, श्रृंगार गौरी का भक्त बना करके दूसरी तरफ से डाला था। इसी प्रकार से 4 मुकदमे जब एक दाखिल हुए तो ऐसे में कोर्ट ने चारों मुकदमों को एक साथ मिलाकर। ठीक है अनूप, आपके साथ में वापस से जुड़ूंगे। अरुण जुड़े हुए हैं हमारे साथ में, वाराणसी से संवाददाता है हमारे। अरुण, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, हम पहले बात कर रहे थे, 1:30 बजे के करीब हमारी बातचीत जब आपसे हुई तो आपने कहा कि 1-1.5 घंटे में क्लियर हो जाएगा कि आखिरकार राखी सिंह इस केस के साथ रहेंगी या फिर केस से विड्रॉ कर लेंगी। तो अब क्लियर हो चुका है कि राखी सिंह इस केस के साथ में बनी हुई है। सबसे बड़ी बात यह कि सभी की नजर थी कि कमिश्नर को लेकर के क्या ऐलान होता है और सर्वे की अगली तारीख क्या आती है। उन दोनों पर से ही पर्दा नहीं हटाया अभी। जी देखिए, कमिश्नर को लेकर के जो कमिश्नर को बदलने के लिए याचिका दाखिल हुआ था उनकी तरफ से, या जो अपील उन्होंने किया था, उसमें अब फैसला कल आना है। क्योंकि कोर्ट ने ये कह दिया है कि अब 24 घंटे का कोर्ट क्या है, कहे कि 10 मई को होगा ये फैसला कि कोर्ट एडवोकेट कमिश्नर बदले जाएंगे या नहीं बदले जाएंगे। यह इस पे सुनवाई कल होनी है और कल से शाम तक उम्मीद है कि इस पे फैसला हो जाएगा। दूसरा इसमें एक जो महत्वपूर्ण पहलू यही था कि राखी सिंह जो बदलाव कर रही है, राखी सिंह अपना आवेदन लेने की बात कर रही थी। उनके जो अधिवक्ता हैं नीरज गौड़, उन्होंने स्पष्ट ये कहा है कि नहीं, हमारे किसी भी जो याचिका करता है वो कोई भी अपना वापस नहीं लेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अरुण, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव चंदौली पहुंचे हुए हैं, जहां पर पुलिस दबिश के दौरान जान गंवाने वाली युवती के परिवार वालों से उन्होंने मुलाकात करी। इस दौरान अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पुलिस प्रशासन और सरकार पर जमकर हमला भी बोला। अखिलेश ने कहा, जो सरकार पुलिस को चुनाव जिताने में लगा दे
उस सरकार से क्या उम्मीद कीजिएगा? दलाली का सेंसेक्स थाने में बढ़ रहा है, जाति के आधार पर थानों में काम हो रहा है। यूपी और बिहार की सरकार को जगना चाहिए कि किस तरीके से शराब का खेल चल रहा है। जाति के आधार पर काम कराने वाले आज खुद जाति के आधार पर सुनवाई कर रहे हैं। जनप्रतिनिधियों के दबाव में यूपी सरकार ये कर रही है कि कब किसे फंसाना है। अखिलेश ने कहा, ललितपुर में एक बेटी के साथ जिस सरकार के पुलिस वालों ने रेप किया, वहीं जाकर मुख्यमंत्री ने कहा कि यूपी में राम राज्य आ गया है। ये सरकार जो बुलडोजर लेकर चल रही है, बताइए कि ललितपुर के थाने में बुलडोजर कब चलेगा? फिरोजाबाद में भी पुलिस की दबिश में महिला की जान गई। हो सकता है यहां भी पुलिस बालू के दलालों से मिली हो। हमें पुलिस पर भरोसा नहीं, ये कहना है अखिलेश यादव। लेकिन सवाल ये है कि पुलिस को ये अधिकार किसने दिया कि पुलिस घर में घुसेगी और इतनी बड़ी संख्या में आएगी पुलिस और जो कोई घर में होगा उसके साथ मारपीट करेंगे। जो बेटी की जान गई है वो पुलिस की दमंगई और पुलिस की दबिश की वजह से गई है। और इधर भी फोकस है भैया। पुलिस ने जो कारनामा करके दिखाया उसकी वजह से बेटी की जान गई है। ये पुलिस उत्तर प्रदेश की और खासकर जब से ये सरकार बनी है कहानी बनाने में बहुत आगे है। क्या ललितपुर की घटना भूल सकता है कोई? जिस बेटी के साथ घटना हो, 4 लोगों ने घटना की हो, पुलिस ढूंढ नहीं पाई, जब वो बेटी वापस आई तो पुलिस ने ही उसके साथ बलात्कार। पुलिस कोई भी कहानी बना सकती है, पुलिस कितना भी ट्विस्ट कर सकती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जहां परिवार की सुरक्षा हो उनको सुरक्षा मिलनी चाहिए, क्योंकि पुलिस से ही खतरा है इस परिवार को। दूसरा, हाई कोर्ट के जज की मॉनिटरिंग में जांच हो। हमें सरकारी जांच पर भरोसा नहीं है। हाई कोर्ट के माननीय जज, सिटिंग जज अगर जांच करेंगे, उनकी मॉनिटरिंग में जांच होगी तो परिवार को न्याय मिल सकता है। ये सरकार वो है जो कुछ भी कर सकती है, कोई भी रिपोर्ट बदलवा सकती है। अब तो बेटी का दाह संस्कार हो गया, अब क्या दोबारा जांच कर पाएगा कोई? भारतीय जनता पार्टी ऐसे वो लोग जो समाज को बांटते हैं उनको फाइनेंस करती है। भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े लोग प्लानिंग करते हैं और प्लानिंग के तहत कि समाज में कैसे नफरत हो फैले, प्लानिंग के तहत समाज में कैसे एक दूसरे के बीच में खाई पैदा हो, चाहे मस्जिद को लेकर के बात उठानी पड़े उन्हें, चाहे किसी और सवाल को खड़ा करना पड़े, ये भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर जानबूझ करके जनता का आज सोचो रुपया कहाँ गिर गया जा करके। वही लोग जो अमेरिका के डॉलर की बात करते थे, आज सोचिए रुपया कहाँ गिर गया जा करके। तो वहीं इससे पहले सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत के दौरान कहा कि चंदौली में पुलिस दबिश नहीं बल्कि टारगेट करके गई थी कि किसी न किसी की जान लेनी है और जान ले ली गई। कहा कि मुझे प्रदेश सरकार की जांच पर भरोसा ही नहीं है। इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच उच्च न्यायालय के सिटिंग जजों की ओर से अगर कराई जाए तो शायद पीड़ित परिवार को न्याय मिल सकता है। वहीं ज्ञानव्यापी प्रकरण में पूछे गए सवालों के जवाब में उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी लगातार इसी तरह का काम करती रही है। भाजपा चाहती है कि समाज में शांति ना रहे, समाज में एक दूसरे से झगड़ा होता रहे, समाज एक दूसरे से बट कर रहे, ताकि नौकरी बेरोजगारी पर बहस ही ना हो। और देश की अर्थव्यवस्था कहां पहुंच गई है, डॉलर की कीमत कहां से कहां पहुंच गई, इस पर कोई बहस नहीं कर रहा। देश के कुछ लोग ऐशो आराम के सारे संसाधन खरीद ले रहे हैं। प्रदेश में बिजली महंगी हो गई है, बिजली है ही नहीं। देश में गंगा सफाई की बात हुई लेकिन गंगा में मछलियां डालते ही मर गईं। इसका मतलब गंगा आज भी प्रदूषित ही है। ये बीजेपी लगातार करती रहेगी। जनता को खुद सामने आना पड़ेगा महंगाई बेरोजगारी के लिए। आप बताइए आटा क्या कीमत होगा? सरकारी खरीद गेहूं की नहीं हुई, बिजली महंगी है, बिजली है नहीं। आपने इन्वेस्टमेंट के वादे किए, कोई नौकरी रोजगार लगा नहीं, इन्वेस्टमेंट आया नहीं। गंगा सफाई की बात की, आज गंगा में मछलियां डालते ही मछलियां मर रही हैं। इसका मतलब क्या हुआ? अगर गंगा में मछली डाली जाए
जिंदा मछली हो और मछली मर जाए, तो इसका मतलब ये है कि डिसॉल्व ऑक्सीजन पूरी की पूरी गंगा की खत्म हो गई है। मतलब गंगा में ऑक्सीजन नहीं बह रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बह रही है। केंद्रीय मंत्री और सांसद स्मृति ईरानी अपने 2 दिवसीय दौरे पर अमेठी पहुंची हुई हैं। अमेठी जिला मुख्यालय पहुंचने पर केंद्रीय मंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। इस दौरान उन्होंने अमेठी के जगदीशपुर विधानसभा के दिछौली गांव में आयोजित जनसंवाद चौपाल में हिस्सा लिया। इस जन संवाद चौपाल के दौरान केंद्रीय मंत्री के साथ स्थानीय विधायक और पूर्व मंत्री सुरेश पासी भी मौजूद रहे। अमेठी की सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अपने 2 दिवसीय दौरे पर अमेठी पहुंची। इस दौरान उन्होंने जन चौपाल में लगे सभी स्टॉलों का निरीक्षण भी किया। साथ ही कार्यक्रम में स्मृति ईरानी ने केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी दिए हैं। केंद्रीय मंत्री के जन चौपाल में जनपद के डीएम, एसपी और सीडीओ समेत जिलाधिकारी भी मौजूद हैं। और मैं समझता हूं कि सम्मिलित होना है, एक सामान्य शिष्टाचार। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं। वहीं इससे पहले केंद्र सरकार में महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भेंट करने उनके सरकारी आवास पहुंची थी। इस दौरान सीएम योगी ने बुके देते हुए केंद्रीय मंत्री का अभिवादन भी किया था, जिसके बाद वो सड़क मार्ग के जरिए अमेठी रवाना हो गए थे। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने आज रायबरेली के बछरावा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया, या यूं कहें कि छापा मारा। डिप्टी सीएम ने अपने काफिले को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र काफी पहले ही रोक दिया था और पैदल चलकर अस्पताल पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले अपने नाम का पर्चा बनवाया और फिर अस्पताल का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान अस्पताल में गंदगी मिलने पर स्टाफ को जमकर फटकार लगाई और कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि जनता ही हमारी ताकत है, इसलिए उनका ख्याल रखना आप लोगों की सबसे पहले और बड़ी जिम्मेदारी। मुंबई जाने के लिए ये कैसे होगा? वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद काशी विश्वनाथ मंदिर विवाद के बीच अब आगरा का ताजमहल भी चर्चा में है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में ताजमहल को लेकर एक याचिका दायर हुई है, जिसमें कहा गया है कि ताजमहल के 22 कमरे खोले जाएंगे ताकि मालूम चल सके कि उसके भीतर देवी देवताओं की मूर्तियां और शिलालेख हैं या फिर नहीं। इस दौरान देवकी नंदन महाराज ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर कोर्ट के फैसले को सम्मान दिया जा रहा है, उसी तरीके से ताजमहल में दायर याचिका पर जो फैसला आएगा उसको भी माना जाएगा। जो हमारे लोगों ने जिसका निर्माण किया था, बाद में आक्रमणकारियों ने उसे नाम बदल दिए गए, व्यवस्थाएं बदल दी गई और अपने अपने हिसाब से उसको नाम दे दिए गए और अपना कह दिया गया। ऐसी एक आध नहीं, कई जगह हैं। तो अगर न्याय की चौखट पे ये विषय सब्जेक्ट पहुंच गया है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। जैसे ज्ञानवापी मस्जिद का हम लोग सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की बातें हम लोग मान रहे हैं, उनकी जांच हो रही है और जांच हो रही है तो पता चल रहा है कि उसमें है क्या। ठीक उसी लाइन पे अगर हम जाके ताजमहल का भी परीक्षण करा लें, हो जाए, वो कमरे खुल जाएं, वहां व्यवस्था पता चल जाए, तो दूध का दूध पानी का पानी। तो वहीं उत्तराखंड में चंपावत विधानसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है। बीजेपी ने यहां से सीएम पुष्कर सिंह धामी को अपना उम्मीदवार बनाया है। सीएम धामी ने चंपावत उपचुनाव के लिए अपना नामांकन किया। ये सीट बीजेपी विधायक कैलाश गैतोड़ी के इस्तीफे के बाद खाली हुई। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल कर दिया। पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि पार्टी पदाधिकारियों के अलावा प्रदेश सरकार के मंत्री भी मुख्यमंत्री के नामांकन के दौरान वहां पर मौजूद थे। सीएम धामी के नामांकन के दौरान पार्टी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, सह प्रभारी रेखा वर्मा और पार्टी के प्रदेश संगठन महामंत्री अजय कुमार भी वहां पर मौजूद थे। आप सबके आशीर्वाद से, उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के आशीर्वाद से 47 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिल गई। प्रचंड बहुमत हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो उत्तराखंड के लिए काम किए, जो उनका विजन है उत्तराखंड के लिए, जो आगे के कार्यक्रम है, उन कार्यक्रमों पर उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने पहली बार उत्तराखंड बनने के बाद एक इतिहास बनाने का काम किया है। एक इतिहास बनाया है, पहली बार मिथक टूटा है।
नहीं तो क्या होता था, चुनाव के बाद एक बार इस पार्टी की सरकार, एक बार उस पार्टी की सरकार। आप सबके बीच में आया तो मुझे पत्रकार बंधु मेरे पूछ रहे थे जिस दिन मैंने चयन किया चंपावत का कि आप चंपावत कैसे आ गए। मैंने कहा चंपावत आने का कारण है, मैंने बिल्कुल नहीं सोचा, थोड़ा सा मन में विचार आया कि ये बचपन में मैं यहाँ खेला हूँ, यहाँ पढ़ा हूँ, यहीं बड़ा हुआ हूँ। तो चूंकि अब पूरे प्रदेश के अंदर मुख्य सेवक का काम आप सबके आशीर्वाद से मिला है। उससे पहले कभी युवा मोर्चा में, कभी पार्टी के अन्य कार्यक्रमों में, पिछले उत्तराखंड बनने के बाद 21 साल 22 साल तक लगातार प्रदेश के मैं हर कोने कोने में गया हूँ और अधिकांश विधानसभा क्षेत्रों में अगर इस बार चुनाव में खड़ा होता तो सभी जगह से एक तरह से प्रस्ताव था, लेकिन फिर मुझे लगा कि ये मेरा सौभाग्य है कि ये मां पूर्णागिरी की भूमि है। बहुत सारी गांव है जिनमें सड़क जानी है, उनको हम लोग सड़कों से जोड़ने का काम करेंगे। हमारे नौजवान बेरोजगार भाइयों को रोजगार से जोड़ने का काम करेंगे। ये हमारा जो यहाँ के गोलजी और चंपावत के गोलजी है, सबसे पहले यही आए गोलजी, यहाँ से हमारे घोड़ाखाल गए, घोड़ाखाल से चितई गए, इनका एक गोलजी सर्किट बनाएंगे। भाइयों बहनों, ये हमने अपने उसमें भी रखा है। मानस कुंड कॉरिडोर हमारे संकल्प पत्र में है, हमारे घोषणा पत्र में है। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत उपचुनाव के लिए नामांकन करने पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने मुख्यमंत्री को नामांकन के लिए शुभकामनाएं दी हैं। कांग्रेस अध्यक्ष महारा का कहना है कि हम मुख्यमंत्री को चुनाव के लिए बधाई देते हैं। वहीं हमारे पास धन बल नहीं है, लेकिन हम जनता के विश्वास पर पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ेंगे। मैं उनका शुभकामनाएं देता हूं कि वो अच्छे से चुनाव लड़ें, क्योंकि ये लोकतंत्र का त्यौहार है। वो अपनी तैयारी करें, हम अपनी तैयारी करें। हाँ, हमारे पास धन बल नहीं है, हमारे पास प्रशासन की ताकत नहीं है, लेकिन हमारे पास जनता की ताकत है। हम गांधीवादी पार्टी के लोग हैं, पूरी ताकत से जमीनी स्तर पर काम करेंगे और रिजल्ट देंगे। उत्तराखंड के कई रेलवे स्टेशंस को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। इसके बाद पूरे प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। दरअसल रुड़की रेलवे स्टेशन के अधीक्षक को एक धमकी भरा खत मिला, जिसमें लक्सर, नजीबाबाद, देहरादून, रुड़की, ऋषिकेश, हरिद्वार रेलवे स्टेशन समेत कई धार्मिक स्थलों को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली है। टूटी फूटी हिंदी में लिखे गए इस खत को भेजने वाले ने खुद को आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद एरिया कमांडर सलीम अंसारी बताया। खत मिलने की सूचना फौरन स्थानीय पुलिस को दी गई। पत्र में कई रेलवे स्टेशन, धार्मिक स्थलों को 21 मई तक उड़ा देने की धमकी दी गई है। तो वहीं इसके मद्देनजर प्रशासन, रेल विभाग सतर्क हो गया है। सभी रेलवे स्टेशन पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पूरी सतर्कता बरती जा रही है और आरपीएफ, जेआरपी हर समय चेकिंग कर रहे हैं और गश्त कर रहे हैं और रेल प्रशासन के द्वारा हम पूरी तरह से मुस्तैद हैं और अत्यधिक सतर्कता बरत रहे हैं। तो बड़ी खबर है, हम जानकारी आपको दे रहे हैं। हरिद्वार धमकी भरे पत्र पर एसएसपी ने प्रतिक्रिया दी है। गंभीरता से ले रहे धमकी भरा पत्र, ये कहना है एसएसपी का। पत्र कहां से आया इसका पता लगाया जा रहा है, ये कहना है एसएसपी का। पुलिस बल भारी तादाद में मौजूद है ग्राउंड जीरो पर और हम हर एक हरकत पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। बड़ी खबर, अहम जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। देहरादून समेत तमाम अन्य क्षेत्र हैं जहां पर इस तरीके की चीजों को चिन्हित किया गया है। हरिद्वार में ये पत्र मिला, धमकी भरे पत्र पर एसएसपी ने फिलहाल प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि हर एक पत्र, हर एक हर्फ और हर एक स्थान पर बारीकी से हमने नजर बना रखी है। ग्राउंड जीरो पर तल्लीनता के साथ में सघन चेकिंग हो रही है ताकि लोगों को दिक्कत ना आए, इस बात का ख्याल रखा जा रहा है। साथ में कोई दुर्घटना ना घटे तो इस बात का भी ख्याल रखा जा रहा है। बड़ी खबर, अहम जानकारी। ये जो धमकी भरा पत्र एक आया है, इसको पुलिस पूरी गंभीरता से ले रही है। हम इसके सोर्स का पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं। साथ साथ इसमें जो चिन्हित स्थान है और अन्य स्थानों पर भी हमारे द्वारा सतर्कता बढ़ा दी गई है। तो इस बीच उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लखनऊ में शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष और यूपी सीएम के बीच में उत्तराखंड राज्य के विकास और कोटद्वार विधानसभा क्षेत्र से संबंधित कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है।
विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने लखनऊ पहुंचने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लोक भवन स्थित उनके कार्यालय में भेंट करी और आभार भी जताया है। उत्तराखंड में तेजी से बढ़ती गर्मी और मैदानी जनपदों में लू की आशंका के बीच राज्य के अस्पतालों के लिए अलर्ट जारी हो गया। साथ ही आम लोगों के लिए भी एडवाइजरी जारी हुई है। देश के केंद्रीय, पश्चिमी और उत्तरी भागों में मई तक अत्यधिक तापमान की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत है। सचिव स्वास्थ्य ने सभी डीएम और सीएमओ को अपने जिलों में गर्मी और हीट स्ट्रोक से संबंधित बीमारी और रोगों से बचाव के लिए जागरूक रहने के निर्देश दिए हैं। मसूरी के वन्य जीव विहार वियोग वाइल्ड लाइफ में ग्रीष्म पक्षी गणना के दौरान 85 विभिन्न प्रजाति के पक्षी मिले हैं, जिससे कि विशेषज्ञों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। कोरोना काल के 2 साल के बाद इस बार पक्षियों की गणना की गई, जिसमें साल 2019 की तुलना में ज्यादा पक्षी पाए गए हैं, जिनकी विशेषज्ञों ने पहचान भी कर ली है। मसूरी वन प्रभाग की तरफ से आयोजित वर्ड वॉचिंग कार्यक्रम के अंतर्गत 85 विभिन्न प्रजातियों के 1126 पक्षी मिले। इस मौके पर पक्षी विशेषज्ञ रमन कुमार ने बताया कि पक्षियों की गणना मई की शुरुआत में और दिसंबर में की जाती है। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार।